हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू गुरु एजुकेशन एकेडमी। ऐसे आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम अपने पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एसबीआर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। तो पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक बच्चों आप सभी लोगों को जो अपने पास स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में एंटर कर चुके हैं। चाहे फिर आप अपने पास एग्जामिशन लेके आए हो, चाहे फिर आप अपने पास एफआर के पेपर और बाकी सारे पेपर्स को अपने पास क्लियर करके आए हो। तो आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोफेशनल लेवल पे आप एंटर कर चुके हो और अब ये आखिरी मुकाम है जिसको आपको क्लियर करना है और आप क्या बन जाओगे यहाँ से, एक एसीसीए। सर नई बात क्या बता रहे हो, हमें पता है ये, ठीक है। यहाँ मुझे पता है, आपको पता है, बट मेरी तरफ से आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। अब बच्चों, आप सब में से बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि एसबीआर है क्या, एसबीआर कितना रिलेटेड है अपने एफआर के पेपर से जो पीछे के पेपर्स हैं। या कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हमने तो मतलब पढ़ा ही नहीं, हम तो एग्जामिशन लेके आए, हम सीए करके आए थे, हमें एग्जामिशन मिल गई, तो क्या हमें अब अपने पास पीछे एफआर की क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेगी। सर हम अपने पास एसबीआर के साथ के बाद कौन सा पेपर दें, ये एसबीआई से अगर पेपर दे रहे हैं तो कौन सा पेपर दें। तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। चैप्टर कौन से हैं सर एसबीआर में, पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, सब कुछ के बारे में हम अपने पास यहाँ पे आज की वीडियो में अपने पास डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना क्योंकि इसके अंदर हम अपने पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके एसबीआई पेपर के लिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाएगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपसे किसी भी तरीके से कोई पॉइंट मिस हो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। और ये वीडियो अपने हर उस दोस्त के शेयर करना जो या तो एसबीआर देने वाला है या एसबीआर में अभी अभी एंटर किया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है बच्चों, आपका एसबीआर ओरिएंटेशन में एट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। आप सभी को पता होगा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी सीए की फील्ड में, सीएमए की फील्ड में तो ऑलरेडी आ चुकी है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हम अपने पास एसीसी में अपना एंटर कर चुके हैं। बच्चों, आज हम अपने पास एसबीआर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसबीआर। एसबीआर की फुल फॉर्म जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। नाम से पता चल जाना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। स्ट्रैटेजिकली बिजनेस की रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्टिंग किसको करोगे, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन थे कंपनी के, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, इंप्लॉइज होती है। आप सभी को क्या करने पड़े, क्या करने वाले हो यहाँ पे, रिपोर्टिंग करने वाले हो। क्या रिपोर्टिंग करने वाले हो कि कंपनी के बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ ठीक है नहीं, सब कुछ ठीक तरीके से प्रेजेंट हुआ है नहीं हुआ, सारे डिस्क्लोजर देने गए, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, फेक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ये सब चीजों की क्या करनी है अपने पास, रिपोर्टिंग करनी है। अब जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ। तुम ऑफिस में कैसे बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे। तो कोई आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब आपको कोई लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, यस। तो वैसे ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है, एक लैंग्वेज बनने वाला है आपके लिए। मतलब लैंग्वेज, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग नहीं बनेगा, बेसिकली आईएफआरएस, आईएफआरएस बनेंगे वो लैंग्वेज जिससे क्या होगा, आप कम्युनिकेट करोगे अपने स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, जो भी आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहो अपनी इंफॉर्मेशन, तो कैसे करोगे, आईएफआरएस के थ्रू। आईएफआरएस तो आई होप सभी को पता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो बच्चे यहाँ पे सीए करके आए हैं वो अपने पास काफी हद तक आईएफआरएस को जरूर जान चुके होंगे क्योंकि अब वो इंडेस पढ़ रहे हैं। तो इंडेस और आईएफआरएस से मोल ज्यादा कोई फर्क है भी नहीं। ठीक है? बच्चों, हमने एसबीआर में क्या करना है, हमने एसबीआर में पेपर को ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट दे रहा हो। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कभी ना कभी तो कोई एनुअल रिपोर्ट नजर में आई होगी, कभी कोई बैलेंस शीट देखने को नजर में आई होगी, नहीं आई तो जरूर जाके देखना। तो देखना वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मान के चलो तुम वही की तैयारी कर रहे हो कि किस तरीके से तुम अपनी एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करना चाहो, मतलब डाटा प्रेजेंट करते हैं वैसे तो, बट कहना कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाटा अकाउंटेंट को भी देनी पड़ती है। या फिर इस तरीके से आपको कंपनी में बैलेंस शीट को फाइनल करना है। वो सब चीजें अपने क्या क्या कहाँ सीखनी है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये एफआर का पेपर जो बच्चे अपने पास एफआर और एफए क्लियर करके आए हुए हैं, ये कुछ हद तक वैसा है, बट यहाँ पे आंसर राइटिंग बिल्कुल अलग है। एसबीआर बच्चों, पूरा का पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव है।
इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आपको एमसीक्यू के तौर पे मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा अपने आप लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देनी है, डिस्कशन करना है, फिर बताना है कि किस तरीके से आपने आंसर को अराइव किया, या क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, आईएफआरएस के बेसिस पे। एमसीक्यू नहीं होने वाला इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना। और प्रोफेशनल मार्क्स भी है बच्चों इसके अंदर, तुम्हें पता है? इसके अंदर 4 मार्क्स आपके प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, जिसमें आपको अपने पास प्रोफेशनल राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये एक इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें आपको प्रोफेशनल मार्क्स सिर्फ 4 मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। आपके जो बाकी के प्रोफेशनल मार्क्स हैं, पेपर्स हैं, उनके अंदर आपको 20-20 मार्क मिलते हैं प्रोफेशनल राइटिंग के। तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 4 मार्क्स ही मिल रहे हैं। बाकी का आप अपने पास जो आपने बुक्स से पढ़ा है, नोट से पढ़ा है, क्वेश्चंस वगैरह करोगे, आपके उसके मार्क्स हैं। कोशिश करना कि सबसे पहले आप अपने पास एसबीआर का पेपर अटेम्प्ट करना अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स के थ्रू। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने पास, जो बच्चे खासतौर से अपने सीए करके आ रहे हैं, बीकॉम करके आ रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि यार हमारे पास ना, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की आदत होती है। प्रैक्टिकल पेपर ही है मेरा मोरलेस, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा इसके अंदर। तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि हाँ यार, मैंने जो अटेम्प्ट किया है वैसा सही पेपर मेरे पास आ रहा है। तो प्रोफेशनल मार्क्स, प्रोफेशनली लिखना, वो सब तो आपको सिखा देंगे। बट आपके जो हैबिट है कि आपको कैलकुलेशंस, नंबर्स के बेस पे क्वेश्चंस को करना, वो आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी तमन्ना, ठीक है। तो अकेला ऐसा पेपर है जिसमें 4 मार्क्स ही प्रोफेशनल मार्क्स हैं, बाकी सारे क्या है आपके, आपके कॉन्सेप्ट के हैं, नोट्स के हैं, आपको जो भी पढ़ाई लिखाई करी अपने एसबीआर में, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। चलो जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। एसीसीए में इसका पास परसेंटेज क्या रहेगा? काफी बच्चे पूछते हैं कि सर हम पेपर तो दे देंगे, क्या पॉसिबिलिटी के हम पास होंगे? जैसे सीए के अंदर तो बहुत पॉसिबिलिटी कम रहती है ना, 10, 12, 15% रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे 50% पासिंग परसेंटेज है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, तो 50 बच्चे पास हो जाएंगे। तो सर ये तो बहुत अच्छी परसेंटेज है एज कम्पेयर टू सीए। जी हाँ, परसेंटेज तो बहुत अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पास होना आसान रहेगा। पास होना तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से कंस्ट्रक्टिव वे में अपने आंसर्स को लिखोगे। ऐसा नहीं कि बस स्कूल की तरह बैठे हैं, हाँ जितना जितना चाहो लिखते चल जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। या ये बीकॉम नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट आंसर देना पड़ेगा, रेलेवेंट आंसर्स देने पड़ेंगे, प्रोफेशनली वर्ड्स को लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सब चीजों का ध्यान रखे हुए जाके आपको क्या होगा, आप इस पास परसेंटेज के अंदर फॉल करोगे अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट, एसबीआर इज टोटली रिलेटेड टू एफआर। एफआर इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके जो स्किल्स लेवल में पेपर था, उसी का एक एक्सटेंशन है एसबीआर, ठीक है। समवेयर अराउंड 70 to 75% आपका जो पेपर है, वो काफी हद तक एफआर से आ चुका है। तो अब काफी बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे कि सर हम तो सीए में एग्जाम्पशन लेके आए हैं, हमें तो पता ही नहीं एफआर में क्या हुआ था, हमें तो एसबीआर सीधा सीधा मिलेगा। अब क्या करें, हम क्या एफआर की क्लासेस भी ज्वाइन करें? तो बच्चों आपको एफआर की क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम यहाँ पे अपने पास ग्रूमिंग में एफआर की और एसबीआर की जो है ना, अपने पास ऐसे समझो कि क्लासेस जो होती है, को एसबीआर के अंदर लगेगा ही नहीं कि आप एसबीआर पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप एफआर पढ़ रहे हो। इस तरीके से क्लासेस हमने मैनेज करी है। क्योंकि एसबीआर में क्या होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा रखा एफआर का, तो एसबीआर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। तो हम अपने पास स्क्रैच से शुरू करते हैं पढ़ाई, ठीक है। और एफआर में जो आपने पढ़ रखा है, वो मोर और सारा कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि एसबीआर में जब आप अपने पास एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो, तो आपसे आराम से इजी हो सकते हैं। तो प्लीज, जब भी आप क्लासेस देखना, तो ये समझ के देखना कि आप एफआर ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको डर नहीं लगे कि आप एसबीआर पढ़ रहे हो। अरे बस समझ, एफआर सोच के पढ़ना, एसबीआर अपना आप कवर हो जाएगा। बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम एसबीआर के साथ कौन सा पेपर दे सकते हैं? तो बच्चों, आप एसबीआर के साथ ट्रिपल ए, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का पेपर दे सकते हो, ठीक है। ट्रिप करना चाहो तो एक साथ मिलके दे सकते हो, या चाहो तो एसबीआर पहले अटेम्प्ट कर लिया, ए ट्रिपल ए बाद में अटेम्प्ट कर लिया। ये मत करना कि ट्रिपल ए पहले दे दिया, एसबीआर बाद में दे दिया, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि भाई ट्रिपल ए अटेम्प्ट करने के लिए आपको एसबीआर आना चाहिए। ट्रिपल ए क्या है? ऑडिटिंग करना। आप एक अकाउंट्स की ऑडिट कब कर सकते हो? जब आपको अकाउंट्स बनाने आते हैं। तो अगर आपने पहले एसबीआर नहीं दिया, आपने ट्रिपल ए दे दिया, आपको एसबीआर के रूल्स ही नहीं पता, एसबीआर में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है वो नहीं पता, तो इसलिए एसबीआर या ट्रिपल या तो साथ में दो, या एसबीआर पहले दो और ट्रिपल ए बाद में दो। क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं,
मुझे तुम्हारा पेपर चेक करना है, तो मैं तुम्हारा पेपर कब चेक कर सकता हूँ? जब मुझे खुद पता है मैंने पेपर में क्या डाला है, मुझे खुद पता है कि पेपर का सोल्यूशन क्या है, सॉल्व कैसे करना है, तुमने कैसे दिया, तभी तो मैं चेक कर सकता हूँ ना। तो यानी कि एसबीआर आप पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद उसकी चेकिंग करो कि आपने, और चेकिंग मतलब क्या, ऑडिटिंग करो, ताकि ये पता चल सके कि आपने एसबीआर के रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ टीचर्स कहते हैं बच्चों कि आपको आईएफआरएस जो यहाँ पे आएंगे उनके नंबर्स, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं कहूंगा नहीं, याद करो, क्योंकि बच्चों आप जैसे ही अपने पास एसीसीए क्लियर करोगे, अपना प्रोफेशनल लेवल क्लियर करोगे, आप सीधा मार्केट में उतरोगे एज एन एसीसी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भैया जब आपको आईएफआरएस के नंबर्स और नाम ही नहीं पता, तो प्रोफेशनली आप क्या करोगे? बाहर जाके किससे बात करोगे कि हाँ यार इसके अंदर कौन सा एस लगना चाहिए, कौन सा वो लगना चाहिए? क्या वहां बैठ के अपनी किताब खोलोगे, मेरी नोट्स खोलोगे कि हाँ सर मैं देखूं जरा कौन सा नोट नंबर, कौन सा आईएफआरएस का नंबर था, कौन सा नेम था? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आईएफआरएस का नेम्स एंड नंबर्स दोनों जो भी हैं अपने पास याद करके चलो। ठीक है। और ये बहुत आसान भी याद करना, अगर आपने थॉरो प्रैक्टिस करी है तो बार बार आपके सामने वो आईएफआरएस के नंबर्स आते चल जाएंगे, आते चल जाएंगे, अपने आप आईएफआरएस के नंबर्स याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कुछ स्पेसिफिकली बैठ के रट्टा लगाना पड़ेगा कि हाँ आईएफआरएस का नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों हमारे पास पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, हमारे पास एग्जाम किस तरीके से आने वाला है। तो बच्चों हमारे पास पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होगा, एक सेक्शन ए और एक हमारा सेक्शन बी। सेक्शन ए बच्चों अपना 50 मार्क का होने वाला है, सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। तो मतलब दोनों सेक्शंस की बराबर वेटेज है। सेक्शन ए में क्या होने वाला है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन, और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इन टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छी बात है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जिनमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका क्या होगा, 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, 20 मार्क्स, हो गए 50। अगेन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 25 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 भी 25 मार्क का रहने वाला है। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बच्चों 3 घंटे होने वाले हैं एक पेपर में। ठीक है, एसबीआर के अंदर तुम्हें कितने मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। अब क्योंकि 3 घंटे मिलेंगे तो तुम्हारे पास 180 मिनट्स है, 100 मार्क का पेपर है। तो हर एक मार्क के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम हुआ, 1.8 मिनट्स। यस, 180 मिनट्स हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, तो एक मार्क के लिए कितने मिनट्स हो गए, 1.8 मिनट्स हो गए ना। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास 30 मार्क्स के लिए कितने हो, 30 into 1.8 करोगे तो कितने, 54 मिनट्स। 20 मार्क्स के लिए 36 मिनट्स, एंड 25 मार्क्स के लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। आपको इतने टाइम में पेपर कंप्लीट करना ही करना है, मतलब इतने मिनट में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने ही करना है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है। सर इतनी जल्दी 30 मार्क का क्वेश्चन हम 54 मिनट में कर लेंगे? जी हाँ कर लेंगे। कैसे? प्रैक्टिस से। भाई एक बात सोचो ना, आज तुम जब सुबह उठते हो तो ब्रश क्या होता है, 2 4 मिनट 3 मिनट करके आ जाते हो ना, 5 4 3 2 4 मिनट में कर लेते हो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस होगी, पता है कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सब कुछ करना है ना। तो तुम्हारे को क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस हो चुकी है, तब तुम अपने पास जल्दी से ब्रश करके आ जाते हो, या तैयार तो भी जल्दी तैयार हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है भैया मुझे कैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ रेडी होना है। यस। तो प्रैक्टिस ही है ना वो। तो सेम चीज आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जाम के जो मॉक पेपर्स हैं वो देने पड़ेंगे। एग्जाम जितने मॉक्स आप दोगे, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे, उतनी ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा चल रहा है एग्जाम में, मैं कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आपको उस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप पहले से करके तैयारी करके जाओगे, बट आज जितना पसीना बहाओगे, जंग में उतनी खून कम बहाना पड़ेगा ना। फौजी के लिए तो ये कहा जाता है ना कि आज जितना पसीना बहाओगे, जंग में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे, आज जितनी मेहनत कर लोगे, आज जितना टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सीख लोगे प्रैक्टिस करते हुए, उतना ही एग्जाम में अच्छा पेपर करके आओगे। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कौन सा होता है आपका, ग्रुप अकाउंटिंग का होता है। ग्रुप अकाउंटिंग मतलब आपका कंसोलिडेशन अकाउंट्स होता है ना, सीए के बच्चे जो पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, वही चीज होती है यहाँ पे ग्रुप अकाउंटिंग। बट मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपको जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद पूरा पूरा नहीं बनाना। जैसे अब अपने पास सीएम बना के आते थे ना, सब कुछ बनाना पड़ता था A to Z, वो सब आपको यहाँ पे बनाना नहीं है, बना बनाया मिलेगा। बट उनके अंदर कुछ फिगर्स मिसिंग होगी, तो प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट्स होंगी, मतलब एक्सेल फाइल में होगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, बट काफी चीजें उसके अंदर फिल होंगी, आपको मिसिंग फिगर्स उसके अंदर डालनी होगी। ठीक है। फिर चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट लॉस हो, कैश फ्लो हो, जो भी चीज है उसके अंदर पूछी जा रही है, प्री पॉपुलेटेड होगा, आपको उसके अंदर अपने आप से आंसर पूरा बनाने की जरूरत नहीं है।
काफी काम तो ऐसे आसान हो गया, क्योंकि टाइम तो उसी में लगता था कि सारे फॉर्मेट बनाना है, सब कुछ लिखना पड़ रहा है ना। यहाँ पे तो आपको करनी फिगर्स वगैरह अपने पास जॉट डाउन करनी होंगी। ठीक है, 30 मार्क्स आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आ गया। और बच्चों ये बहुत आसान होने वाला है, ज्यादा मुश्किल है ग्रुप अकाउंटिंग। अगर आपने पास एफआर पढ़ रखा है, या जो बच्चे सीए करके भी आ रहे हैं, अगर आपने वहां भी पढ़ रखा है ना, तो मोर और लेस सिमिलर अकाउंटिंग ही यहाँ पे, ज्यादा कुछ फर्क होना नहीं वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों, होगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 20 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है, जिसके लिए आपके पास क्या है, 36 में से। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स। एक एसीसीए को अपने पास कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, और आईएफआरएस, इनके ऊपर बेस ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अपने पास आंसर्स देने हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा आईएफआरएस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आपने उस आईएफआरएस के बेस पे जो भी रेलेवेंट आपका स्टैंडर्ड है, आपने आंसर दे दिया। और साथ साथ आपको उसमें ये भी देना है कि एथिकली आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये सिर्फ अपने पास आईएफआरएस के बेस पर आंसर देना है, कि एथिकली सही क्या है, आपको क्या करना चाहिए था। तो आपको उस तरीके से आंसर देना है कि यार, क्वेश्चन में ना ये चीज गलत हुई है, तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए, क्योंकि एक अकाउंटेंट के लिए एथिक्स फॉलो करना भी जरूरी है। तो आपको एथिक्स के भी मार्क्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, एथिक्स की भी राइटिंग अपने पास करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, आपको जैसे कि मैंने बताया था 4 प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे, उनमें से 2 प्रोफेशनल मार्क्स तो आपसे यहीं यहाँ पे ले ली जाएंगे। वो 2 प्रोफेशनल मार्क्स आपको किस तरीके से क्या करना है, 2 प्रोफेशनल मार्क्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर प्रॉपर फ्लो में अपने पास आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पास पैराग्राफ में आंसर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो पैराग्राफ्स है आपस में कनेक्शन रखने चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली आपने पैराग्राफ्स लिखते चले गए। पहले एक फर्स्ट पैराग्राफ दिया, फिर जब सेकंड पैराग्राफ आप दोगे, तो सेकंड पैराग्राफ आपके फर्स्ट पैराग्राफ से कनेक्शन रखना चाहिए। फिर जब आप थर्ड पैराग्राफ देते हो, तो थर्ड पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के साथ कनेक्शन रखना चाहिए। और फाइनली मान लो आपने कोई कंक्लूजन दिया है, तो कंक्लूजन इन सब पैराग्राफ का क्या क्या करना चाहिए, फाइनल कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स, आपको ये जो प्रॉपर फ्लो है, फिर आपने जो प्रॉपर फॉर्मेट में करा है या नहीं करा आंसर। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपसे कुछ कहा जाता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी बनाओ, तो आपके वो फॉर्मेट सही 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 तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी अपने पास, मतलब रैंडमली अपने पास बस बना के आ गए। ठीक है, प्रोफेशनल मार्क्स यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, दो दो नंबर के हैं, तो आपको इसके अंदर भी अपने पास पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर प्रोफेशनल राइटिंग, मतलब आपके पास जो वर्ड्स होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो लगे कि हाँ भाई एक एसीसी ने लिखे हैं। ऐसे नहीं एक बीकॉम का बच्चा निकल के आगे, ग्रेजुएशन का बच्चा, उसने अपने पास मार्क्स लिख दिए। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखनी, आपको लिखने प्रोफेशनल वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 से कंप्राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 25 मार्क का, 45 मिनट आपको मिलेंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, अब आएगा आपके पास सारे के सारे जो आपने अपने पास आईएफआरएस पढ़ोगे ना, उन आईएफआरएस में से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। मुझसे पूछो कि नहीं सर बता दो कौन सा स्पेसिफिकली पूछा जाता है। कई बार बच्चे हमसे डाउट से पूछते हैं कि सर बता दो कौन से आईएफआरएस इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ के चल जाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब एक आईएफआरएस पर्टिकुलर पढ़ के जाना है, उसी में से आएगा, बाकी से नहीं आ सकता। इसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट तुम्हें पता है इसके अंदर क्या होता है, आपको एक बड़ी सी केस स्टडी एक क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होंगे, और तीनों पार्ट के जो क्वेश्चन हैं अलग अलग स्टैंडर्ड से होंगे। कोई आईएफआरएस 15 से होगा, कोई आईएस 36 से होगा, कोई आईएफआरएस 5 से हो सकता है, कोई किसी भी आईएफआरएस से हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 4 पार्ट बना दिया, और 3 4 पार्ट को अलग अलग स्टैंडर्ड से जोड़ दिया। तो मुझसे पूछोगे तो ये तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये नहीं पता चलता कि मेरा आईएफआरएस कौन सा एग्जाम में आ जाएगा। तो इसके अंदर आईएफआरएस आएगी, फिर कैलकुलेशंस होंगी, और आपको अपने पास डिस्कशन करना होगा कि क्वेश्चन में जो हुआ है वो सही है नहीं है, आईएफआरएस क्या कहता है, आपने आईएफआरएस में मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एंड कंक्लूजन पैराग्राफ करके तौर पे पूरा आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे अपने पास ग्रूमिंग में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम अपने पास मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, या जो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, तो किस तरीके से क्वेश्चन में अपने पास आंसर लिखना होता है, ये सब चीजें हम अपने पास यहाँ पे ग्रूमिंग में अपने पास कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अगेन 25 मार्क का, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। आईएफआरएस के ऊपर ही रहेगा ये क्वेश्चन, प्लस जो करंट इश्यूज हैं। करंट इशू का मतलब क्या, कि ये जो दुनिया भर में चल रहा है, हमें क्या इसके ऊपर जवाब देना, अब जो डेली करंट अफेयर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या। जी नहीं बच्चों, आईएफआरएस के साथ साथ इसके अंदर जो करंट इश्यूज हैं, जो आई मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फेस करती है विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। क्या होता है बच्चों, जब आप अपने पास, जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसी आईएफआरएस को लेके आना चाहती है,
तो ऐसे नहीं कि उन्होंने बनाया और वो निकल के आ गया, नहीं, उसमें प्रॉपर तरीका होता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट रहता है, एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के ऊपर भी डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद जाके एक आईएफआरएस बनता है। तो भाई आप यहाँ पे ना जो हम एसबीआर पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ चैनल ऐसे होंगे जो पुराने हो चुके हैं, कुछ चैनल जैसे जिसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म आता है, हम वो क्रिटिसिज्म भी अपने पास कवर करेंगे। तो जो क्रिटिसिज्म है, वो जो इश्यूज आ रहे हैं आईएएसबी को, तो क्या इश्यूज है किसी स्टैंडर्ड से जुड़े हुए, तो वो यहाँ पे अपने पास आपसे पूछ जाएंगे। एंड अगेन इसके अंदर भी आपको 2 प्रोफेशनल मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, मतलब 25 मार्क्स में से 2 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स हैं, बाकी 23 मार्क्स आपके आईएफआरएस के और करंट इश्यूज के ऊपर आपका जो जवाब रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है। अब तुम मुझसे पूछो कि सर सेक्शन ए सेक्शन बी में ज्यादा आसान कौन सा है, तो मैं कहूंगा सेक्शन ए आपका ज्यादा आसान है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेक्शन ए इज इजियर देन सेक्शन बी। बट ये मत समझ के चलना कि सेक्शन ए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। सेक्शन ए के अंदर भी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको अपने पास ही करनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे एट ग्रूमिंग कि आपको पूरी की पूरी तैयारी हम यहाँ से अपने पास करा के भेजें अपने पास। ठीक है। और लास्ट आ रहा बच्चों अपने पास कि चैप्टर्स क्या क्या होने वाले हैं एसबीआर में, हमें क्या क्या चैप्टर्स अपने पास पढ़ने वाले हैं। तो मैं तुम्हें ऐसे ही दिखाने को इतने सारे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें यहाँ पे कवर करने होंगे। रफली 24 चैप्टर्स के आसपास है जो तुम्हें कवर करने हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है तुम्हारा, जैसे फ्रेमवर्क वाला चैप्टर। वैसे फ्रेमवर्क तुमने जैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो बच्चे यहाँ पे एफआर पढ़ के आ रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ रखा होगा फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, इसके अंदर फ्रेमवर्क आएगा और इसके अंदर आपका एक IFRS 13 भी आएगा। ठीक है, जो आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट वाला है वो इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो आसान सा चैप्टर है ये। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि एक अकाउंटेंट को कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने हैं, तो उसके ऊपर हमारा सेकंड चैप्टर है प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट, ये कोड ऑफ एथिक्स हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। ये दोनों चैप्टर्स बच्चों आपके नए हैं, ये एसबीआर में ही फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू, ये आपका IFRS 15 है, ये आपने एफआर में पढ़ रखा होता है। नॉन करंट एसेट्स, ये भी आप अपने पास एफआर में पढ़ के आए, तो इसके अंदर मल्टीपल एएस होते हैं, IAS 16, 36, 38, है ना, IFRS 5, बहुत सारे एएस होते हैं इसके अंदर, मिला के आपको ये बनाया जाता है। तो नॉन करंट एसेट्स का भी आपने एफआर में पढ़ रखा होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड इन्वेंट्री, IS 41, IS 2, ये भी आपका अपने पास पढ़ रखा होता है एफआर के अंदर। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी इन इंडिविजुअल फाइनेंस स्टेटमेंट्स, IS 21 होता है, ये भी अपने पास एफआर में पढ़ रखा होता है। नेक्स्ट है लीजेस, IFRS 16, ये भी एफआर का टॉपिक है। तो यहाँ चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक ये आप अपने पास एफआर में करके आए हो, तो ये एफआर के एक्सटेंशन रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। सीए वाले बच्चे डरे नहीं, जो एग्जामेशन लेके आए सीधे सीधे एसबीआर में आए। मैंने जैसे कि बताया कि आप अपने पास एफआर नहीं पढ़ के आए हो, तो आप अपने पास इसको स्क्रैच से ही पढ़ाएंगे, तो आप मान के चलना आप एफआर ही पढ़ रहे हो, एसबीआर नहीं पढ़ रहे। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और शेयर बेस्ड पेमेंट, ये दोनों बच्चों आपके एसबीआर में नए चैप्टर्स हैं, एफआर में नहीं थे ये, तो ये भी आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स IS 19 हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट आपका IFRS 2 हो गया। नेक्स्ट, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, इसके अंदर बच्चों आपके पास IS 10 आएगा एंड IS 37 आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अपने पास एफआर में पड़ा है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का IFRS 3 हो जाता है, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, आई टैक्स का सेक्शन, मतलब टैक्स का IFRS जो IS 12 है, जिसमें आप डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह करते हो ना, तो ये तीनों चैप्टर भी अपने पास एफआर में पड़े हैं, तो ये क्या है, एफआर का ही एक्सटेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टीज, ये दोनों आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, ये भी आपका एसबीआर में नए हैं, एफआर में नहीं थे। फिर अडॉप्टिंग न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग नए स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली क्या है कि जब फर्स्ट टाइम अपने पास आईएफआरएस लगाते हो तो किस तरीके से लगाना चाहिए, ये उसके ऊपर चैप्टर है। स्मॉल मीडियम एंटिटीज, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं, बट ये भी एसबीआर में आपके नए चैप्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों एक बहुत बड़ा चैप्टर जो कि आपका ग्रुप अकाउंटिंग है, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, बेसिक्स, फॉरेन करेंसी एंड ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसके अंदर जो बेसिक्स वाला चैप्टर है ये आपने एफआर में पढ़ रखा होता है, बट ग्रुप अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी में और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो ग्रुप अकाउंटिंग में कैसे बनाया जाता है, ये आपको अपने पास करना है। तो ये दोनों आपके एसबीआर में नए चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्या चैप्टर था, ये वैसे आपका एफआर में था। आपको अपने पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस बनाने होंगे, मतलब यार बेसिकली जो रेशियोज का चैप्टर था, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस तो नहीं, ये आपका रेशियो का चैप्टर था। इसके अंदर बहुत सारे रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और रेशियो से क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कंपनी के बारे में, वो आपको अपने पास यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये भी आपका एफआर में ही था, तो ये एफआर का एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट,
चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपका मैंने बताया था ना, करंट इश्यूज जो आते हैं, करंट इश्यूज क्या हैं, तो वो उसी के ऊपर है यहाँ पे। ठीक है। फिर यूके गैप, ये भी आपको थोड़ा सा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि यूके के जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, और एम्प्लॉयबिलिटी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये तीनों चैप्टर्स आपके बिल्कुल एसबीआर में नए हैं। ठीक है। तो मोर और लेस 24 चैप्टर के आसपास हैं, जिनमें से काफी चैप्टर तो आप देखते हुए चल रहे हो कि बार बार मैं क्या लिख रहा हूँ, ये एफआर का एक्सटेंशन ही है। ये देखो, ये भी एफआर का एक्सटेंशन है ना, ये भी एफआर में आ चुका है आपके, एफआर का एक्सटेंशन है। तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके एफआर में या पहले पढ़ के आ चुके हो, कुछ चैप्टर्स आपके नए होने वाले हैं यहाँ पे। तो ये रहा बच्चों आपके पास चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है। और यहाँ से हमारे आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज आप हमारे वेबसाइट, आप उस पर भी जा सकते हैं, ताकि आपको अपने पास जो भी क्लासेस स्टार्ट करनी है आप वहां से वहां उनको कवर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर योर टाइम। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जरूर। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।